गुलाम वंश खत्म। गुलाम वंश के संस्थापक रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन। पीछे कितना बेंच है खाली? पीछे एक भी नहीं, गैप क्यों लग रहा है वहां पे? इसको थोड़ा और घसकाने लायक एकदम खोपड़िया पे यहां तक बैठ गया है। हाँ, रजिया सुल्तान तक पढ़ा दिए थे। रजिया सुल्तान तक पढ़ाना है। देखो, भारत पर मुस्लिम आक्रमण में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, रावर के युद्ध में राजा दाहिर को 712 ईस्वी मुल्तान और सिंध को जीतने के बाद अल मंसूरा को राजधानी बनाया था। जजिया कर लगाया और यहाँ से चला गया। 5 लोगों को जजिया से बाहर, बूढ़ा, बच्चा, विकलांग, ब्राह्मण और महिला। ब्राह्मणों पे जजिया लगा दिया। फिरोज शाह तो जजिया समाप्त कर दिया। अकबर दोबारा ला दिया और कंप्लीट समाप्त कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला आगे बढ़े। मोहम्मद गोरी, उसके बाद दूसरा आक्रमण महमूद गजनवी, 1001 से लेके 1027, कुल 17 बार आक्रमण। 1025 का इसका सोमनाथ पर हुआ 16वां आक्रमण था। आगे बढ़े। मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक, ऐबक के बारे में बता दिए थे। ऐबक के 4 प्रमुख गुलाम, बख्तियार काकी, बख्तियार खिलजी, ऐबक, यालदोज और कुबाजब। गौरी का 4 गुलाम। हाँ, हम किसका गुलाम बोल? ऐबक का बोल दिया। वो गौरी का 4 गुलाम, एक उसका बख्तियार खिलजी, ऐबक, यालदोज, कुबार। ऐबक ने अपना सेनापति किसे रख लिया था? बख्तियार। ऐबक तक बता दिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन क्या इसे वास्तविक शासक माना जाता है? इसने अपनी राजधानी कहां बनाया था? लाहौर। घोड़ा कचार दिया था ऐबक को, पोलो खेलते समय घोड़ा कचार दिया था। पढ़ा दिया था ना। इसने क्या ईरान के खलीफा से खिलाफ लिया? मिनहाजुस सिराज की पुस्तक, तबकाते नासिर, हसन निजामी की पुस्तक ताजुल नासरी। हातिम किसे कहा जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कहा जाता? हाथ। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता? हाथ। लाख बख्श, हातिम, ये सब कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। किसकी याद में बनवाया? इसके गुरु बख्तियार काकी, बख्तियार काकी के दिक्कत, बख्तियार काकी के आदमी इसने बनवा दिया कुतुब मीनार। लेकिन कंप्लीट कुतुब मीनार नहीं हुआ। कंप्लीट कुतुब मीनार नहीं हुआ। आगे बढ़े। इसके बाद अगला शासक इल्तुतमिश। हालांकि आराम शाह जो था वो कोनो काम का नहीं था। आराम शाह कोनो काम का था? ये बैल था ससुरा। कोई इसके जगह कौन बन गया? इल्तुतमिश। कौन बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश को वास्तविक शासक कहा जाता है। ईरान के राजा से खलीफा लिया था। इसने अपने क्षेत्रफल विस्तार किया, राजधानी दिल्ली को बना दिया। चंगेज खान का पीछा कर, चंगेज खान जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करा, अतः इसने अपने क्षेत्र से जियाउद्दीन मांगबरनी को भगा दिया। इसने क्षेत्रफल विस्तार भी किया। राजधानी लाहौर से कहां लाया? दिल्ली। शासक बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, जो दिल्ली के पास जगह है। इल्तुतमिश समझ आ गया कि नहीं आ गया? सूबेदार कहां का था? बदायूं। इसने राजधानी किसे बना दिया? दिल्ली को। इसने 40 दल का गठन किया, जिसमें 40 तुर्क सरदारों को रखा गया था। जियाउद्दीन का संबंध क्या था इल्तुतमिश से? शरण लेने आया था। दौड़ा रहा था तो क्या किया? शरण लेने आया था। रिश्तेदार थोड़े था उसका। 40 दल का गठन किसने किया? वेतन के बदले जमीन को क्या कहा गया? इक्ता व्यवस्था। मकबरा निर्माण की पद्धति सबसे पहले कहेगा शुद्ध इस्लामिक मकबरा बल बने। अब मकबरा निर्माण इल्तुतमिश। सिक्का चलाया, टाका और जीतल। टाका और जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। किसने चलाया? इल्तुतमिश। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। मकबरा प्रारंभ किया। मकबरा प्रारंभ किया। धीरे धीरे बोलिए, पढ़ा थोड़े रहे तो पूछ रहे हैं, तुम पढ़ा दिए थे। अब इसमें कौन सी धीरे धीरे बोलिए? तुम पढ़ाना दिए थे जी। कोई दिक्कत? जो पढ़ा दिए उसमें कहाँ सब धीरे धीरे बोलने जाएंगे। और शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे होते हैं तब ना धीरे धीरे आदमी बोलता है। इल्तुतमिश तक तो समझ में आ गया था। इल्तुतमिश जो था वो योग्य शासक था, लेकिन मतलब स्टार्टिंग दौर पे था। इसने अपना क्षेत्रफल का भी विस्तार किया था। इल्तुतमिश का जो बेटा था रुकनुद्दीन लोल था, समझ में आ गया कि नहीं? बकलोल था। उसको शासक बनाना नहीं चाहता था, शासक नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उस जबरदस्ती शासक कौन बन गया? रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन। लेकिन ये ज्यादा देर शासक नहीं रहा, 1 साल। बस यहाँ पर जिस साल शासक बना उसी साल से हटा दिया गया, क्योंकि बलबन अपने इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और रजिया सुल्तान को जब शासक नहीं बना गया तो इल्तुतमिश ने एक लाल वस्त्र धारण करने का क्या किया था? प्रथा चालू किया था, जिसके तहत लाल वस्त्र पहन के मस्जिद के आगे खड़ा। तो न्याय मांगने चल गई कौन? रजिया। रजिया सुल्तान। और रजिया फाइनली राजा बन गए। गुलाम वंश की पहली महिला शासिका रजिया। पूरे दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक।
रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक योग्य शासिका थी, किंतु असफल हो, इसकी असफलता का मुख्य कारण इसका या पुरुषों के समान क्या रखती थी, कपड़े पहनती थी यहाँ पर, और ये बहुत ही योग्य मतलब तलवार वलवार बहुत बढ़िया जानती थी। लेकिन महिला जो थी ये जल्दी वैल्यू नहीं देती थी। जैसे चालीसा दल जो रहेगा, तो चालीसा दल पुरुष प्रधान समाज, सोचिए ना, आज से 800 साल पहले की बात है, 1236 में इसको शासिका बनाया जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? 40 में तो मृत्यु हो जाती है इसकी, समझ में आ गया? 36 में इसे क्या बनाया जाता है, शासक, यानी आज से कितने साल पहले की बात, 800 साल। उस समय भारत में महिलाएं प्रधान ही देश हुआ करता था, मैं बता, पुरुष प्रधान। आज भी महिला को देखिएगा ना, बहुत कम लोग, मुखिया तो बंद हो जाती है महिला, लेकिन काम कौन करता है? उनके पति ही काम करते हैं। तो आज के समय भारत में ये कंडीशन है कि मुखिया बनने के लिए बन जाइए, लेकिन काम कौन कर रहा है? पति। तो उस समय तो और दिक्कत था। आई चालीसा सरदार ये कहते थे इसको कौन वैल्यू देगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू नहीं देते थे, उसको इसको कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा नहीं, वो वाला जाता ना। अब देखिएगा लड़का पढ़ लिख लेगा तो कभी नहीं करने जाएगा कि हम पढ़े लिखे, तो इन सब पढ़ लेंगे, हम पढ़ी लिखी महिला है। अरे भैया, आप ही के लिए जरूरी है पढ़ी लिखी है, पढ़ के आप अपने लिए फायदा कर रही हैं, और आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा। क्या आप पढ़ लेंगे तो हमारा कुछ दे देंगे? पढ़िएगा तो अपने लिए, हम पढ़े लिखे हैं, वही वाली फीलिंग आ जाती है, हम पढ़े लिखे। भाई इसमें कौन सा, पढ़ाई कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये बहुत आराम का काम है। आपको टेबल कुर्सी मिल जाएगा, पंखा रहेगा, लाइट बत्ती लगा। मेहनत तो खेती मजदूरी में, समझे ना? एक कट्ठा तनी खेत जोतने के लिए दे दिया जाए कुदाल, आप बैल से दोपहर 2 बजे ढह जाइएगा उसमें। यहाँ पंखा लगल में लड़की उलट जाती है सब, समझ गई ना? एसी उसी सब लगा दिए तब, अरे वो सब एसी है। आगे देखिए, तो रजिया जल्दी वैल्यू नहीं देती थी। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी, और वैल्यू नहीं। और इस्लाम में ना थोड़ा महिलाओं को बहुत ज्यादा पर्दा में रखा गया। पर्दा प्रथा इस्लाम में अभी सबसे ज्यादा पर्दा किसमें? इस्लाम में। तो धार्मिक चीजें अपने जगह पे होती है, अधार्मिक चीजों में आप कुछ कीजिएगा तो बड़ी तेज विरोध करेगा सब। जैसे अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है, उसको साइंस के लेबोरेटरी में घुसा दीजिए, उसको पकड़ा दीजिए, ओम मीटर पकड़ा दीजिए, चाहे वोल्ट मीटर पकड़ा दीजिए, वो 4 जगह गलत डालेगा, सीरीज को जोड़ देगा पैरेलल में, पैरेलल को जोड़ देगा सीरीज में। लेकिन कभी भी फिजिक्स का प्रोफेसर उसको नहीं सुनाने जाएगा, क्या गड़बड़ कर दिया यहाँ पर, आराम समझा देगा, इसको सीरीज में नहीं पैरेलल। लेकिन अगर वही फिजिक्स का मास्टर चल जाएगा धार्मिक क्षेत्र में, तनी से गड़बड़ कर, यार कुछ नहीं आता, ऐसे नहीं, ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई उसका फील्ड है, वो एक्सेप्ट कर लेगा आपको, आप जाके देखिएगा ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप धार्मिक मामला बड़ा उटपटांग होता है, जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता। रजिया सुल्तान को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। रजिया सुल्तान अपना चालीसा दल उसके प्रमुख सलाहकार थे, वो वैल्यू नहीं देते थे, तो मलिक याकूत को वो अपना सलाहकार रखी थी। तो सलाहकार हमेशा आप ही के साथ रहेगा। आप फिल्मों में देखिएगा नेताओं का पर्सनल सेक्रेटरी है तो हमेशा सलाहकार ना, तो ये ससुर हल्ला कर दिया कि 500 ले ओकरा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिलाओं को भी एक चीज ये अच्छा से सोच समझ के रखना चाहिए कि बिहेवियर से ये ना पता चलेगी मतलब हसल है, सेक्रेटरी को एक मेंटेन करना। लेकिन महिला सब क्या आता है ना कि उनको लगता है कि जितना लोग उससे अच्छे से बात करते हैं उसको लगता है कि लोग इतने ही अच्छे होते हैं। ये सबसे बड़ी खराबी होती है, समझे में नहीं आता है लोग, समझ में क्या? तो ये फर्क नहीं करा पाई रजिया कि भैया ये मेरा सलाहकार है, और चालीसा दल हल्ला करा दिया, पूरी दिल्ली में हल्ला हो गया, फंसल रजिया किसे? मलिक याकूत, रजिया फंस गिलो आगे बढ़े। अरे भाई कम से कम आपको ये पता रहना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस हिसाब से आपकी थिंकिंग रहनी चाहिए। लेकिन महिला सबको लगता है जिस हिसाब से लोग उससे बात करते हैं इज्जत से, और जितना शरीफ बनने की कोशिश करते हैं लोग वैसे ही रहते हैं, ऐसा नहीं रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़का सब ऐसा कैसे होता? अरे बबनी, तुमको समझाने का मतलब ज्यादा नहीं समझाना चाहिए सब। लाइफ जब 2-4 बार लात देगी ना तो सबसे आराम से आदमी समझ जाता है। देखिए यह है दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली, और जब इल्तुतमिश के समय है तो दिल्ली तो पूरा धीरे धीरे एक्सपेंड करते गया, तो हर एरिया को वहां एक अधिकारी नियुक्त करिएगा देखने के लिए। उसी तरह पंजाब का एरिया जो था तबर हिंद, पंजाब के पास कौन जगह था? तबर हिंद। तबर हिंद का भी एक अधिकारी था, तो तबर हिंद का अधिकारी जो था, तो अधिकारी को वेतन मिलेगा कि जमीन? जमीन। तो वो इक्तादार कहलाएगा। तो तबर हिंद का इक्तादार मलिक अल्तुनिया था। क्या नाम था? क्या नाम था? मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया कहा कि हम महिला को अपना शासिका नियुक्त नहीं करते हैं, हम यहाँ के इक्तादार यानी वेतन लेने वाले अधिकारी नहीं, हम यहाँ के राजा रहेंगे। भड़क गई कौन? रजिया सुल्तान। तुरंत हमला कर दी। अरे भैया कुछ प्लानिंग होना चाहिए ना, ऐसे मार दिया हमला कर देंगे यहाँ पे ना, एकदम हमारे अंडर में। अरे भाई उसको देखिए वो कैसे ऐसे थोड़े कूद रहा है। कोई अगर आके आपको ओपन चैलेंज कर रहा है तो हाथी के बाहर वाला दांत है, दिख रहा है, उससे वो खाना नहीं खाएगा। उसके अंदर कौन है? तो चालीसा दल भड़काए थे सब। रजिया उठी तो हमला कर दी किसके ऊपर? अल्तुनिया के ऊपर। किसके ऊपर? अल्तुनिया। हालांकि याकूत ने इसे समझाया था, मलिक याकूत ने समझाया कि पूरे प्लानिंग से कीजिए, इतनी राजा को तो ऐसे हरा देंगे। चल गए किसे मारने के लिए? अल्तुनिया को। किसे मारने? अल्तुनिया को मारने के लिए। अल्तुनिया को घेरी बढ़िया से, लेकिन वहां जाने के बाद युद्ध लंबा खींचा गया और युद्ध में रजिया सुल्तान हारने लगी। और चारों ओर से घेर लिया कौन? अल्तुनिया। समझा गया कि नहीं? क्या अब अल्तुनिया भारी पड़ गया और रजिया सुल्तान हारने लगी। तो युद्ध के मैदान में रजिया ने ऑफर दे दिया कि हमसे ब्याह करोगे? अब आप बताओ, लड़का लोग, लड़की लोग नहीं, लड़का लोग बताओ, ऐसा ऑफर कोई छोड़ेगा? हाँ, काय को छोड़ने वाला है उसको यहाँ पे। तो उसने क्या कर दिया? ब्याह कर दिया। बेचारा याकूत अपना नंबर का इंतजार करते रह गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा नहीं करना चाहिए रजिया को, है कि नहीं? अरे पहले जो वेटिंग लिस्ट में उसे कंफर्म टिकट दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो
मलिक अल्तुनिया ने क्या कर लिया, ब्याह कर लिया। कहा कि एक नंबर है यहाँ पे सर, धोखा दे दीजिए तो। आगे बढ़े। अरे याकूत को भी सोचना चाहिए, किसी को चाह लेने से कोई अपना नहीं हो जाता। लेकिन सपने देखने पे कहाँ जीएसटी लगा अभी, फ्यूचर में लगेगा। अभी आप सपना देख सकते हैं। तो अल्तुनिया से विवाह हो गया किसका, रजिया सुल्तान का। अब यहाँ चालीसा दल वाला और भड़क गया सब, कहा सब दिख रहा है ऐसा नहीं तो राजा बनेगा सब, गया युद्ध करने चला अभी आकर के। ये सेम वही हो गया जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, बट चंद्रगुप्त मौर्य के साथ था ये उल्टा हो गया। आया था सेल्यूकस निकेटर हराने, चंद्रगुप्त मौर्य हार गया, अपनी बेटी कार्नेलिया को देके चल गया। यहाँ उल्टा हो गया, रजिया गई हराने के लिए, हार गई, अभी आकर के चले। लड़की होने का फायदा उठा ली। सबका अलग अलग वो होता है। महिला वो देखिए हर एज में आपकी ख्वाहिश अलग होती है। बचपन में आपके लिए सबसे जरूरी खिलौना होता है, थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको जिंदगी में कोई चाहिए रहता है। तो अभी आप लोग उसी दौर में जा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी आप लोग उस दौर में हैं। इस दौर को जब पार करेंगे तो फिर आपको होगी अपने को स्टेबल करना है। यहाँ पर मतलब आप अगर राजा हैं तो साम्राज्य स्थापित करना, नौकरी कर लेंगे तो बड़ा बढ़िया घर द्वार अपने आप को सेटल करने में, उससे आगे जाएंगे तो फिर आपकी सोशल जिम्मेदारी हो जाएगी, और उसके बाद चल जाएंगे तो भगवान में लग जाएंगे। समझ में आ गया? तो अभी आप लोग किस दौर में जा रहे हैं? हाँ, कोई ना कोई चाहिए। अगर पढ़ाई करते रहेंगे फोन आ जाएगा तो पढ़ाई साइड हो जाएगा। तो ये अभी उम्र का दोष है, एक दो साल बाद ये चीज खत्म हो जाएगा, फिर आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब भाई अगर आप छोटे रहते जब बगल से कौन गया पता चलता था, हमारा खिलौना है चलो, नहीं समझा, मारो गुल्ली डंडा, गोली खेलो, यहाँ पे कोई फर्क पड़ता है नहीं। लड़की सबको भी गिट्टी से खेलो, गुड़िया से खेलो, कौन गया यहाँ पता नहीं, लेकिन इस एज में ठीक लग रहा है जी। बोलती नहीं है साहब। चलिए आगे बढ़े। रजिया का ब्याह किससे हो गया? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से ब्याह हो गया, चालीसा दल फूल भड़क गया सब। अब जब ये ब्याह करके लौट रही थी तो चालीसा दल ने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो डाकुओं को भिड़ा दिया। डाकुओं को ये नहीं बताया गया ये रजिया है इसके अंदर, उसको लगा कि व्यापारी आ रहे हैं सब। और हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में डाकुओं ने घेर लिया इनको, अब मार दिया सब। मारने के बाद देखा तो कि जा तो रजिए को मार दिए हम यहाँ पे। उन सबको लगा कि यह कोई व्यापारियों का गिरोह है, अदरवाइज में कभी नहीं मार पाता सब। तो मनोबल बहुत बड़ी चीज होती है। या चालीसा दल वालों ने यह खबर फैला दिया था कि मतलब यहाँ से व्यापारी आ रहे हैं, तो डाकुओं को लगा व्यापारी क्या करेंगे सब, मार दिया सब। आई तो ब्याह में खूब अच्छा घूंघट में थी। नहीं समझ आया है, डोलिया और थी बन गया बेचारी का, नसीबे चौपट था इसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मरा गया कौन? अल्तुनिया मरा गया, रजिया भी मरा गई। कब मराई? 1240 हरियाणा के कैथल में, हरियाणा के कैथल। अब बच गया सर दिल्ली में चालीसा दल। दिल्ली में कौन बच गया? चालीसा। उसने क्या कहा कि भैया ये क्या करेगा, एक और मरवा दिया सब। ये ठीक ठाक नहीं थी, देख रही दूगो के चक्कर में पड़ा, दोनों मारा गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पे किसका राज हो गया? चालीसा दल। किसका दल हो गया? चालीसा दल का राज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन पूछा जाए बता देंगे? कैथल कहाँ है? अभी तो बोल रहे हैं हरियाणा में, बताए ना बाबू, हरियाणा में। सुतल आता है तुम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसके बाद अगला शासक कौन बना? बाराम शाह योग्य था कि अयोग्य था? रजिया सुल्तान योग्य की अयोग्य थी? हाँ, रजिया के असफल होने का मुख्य कारण, इतिहासकार एल्फिंस्टन का कहना है कि अगर रजिया महिला ना होती तो यह भारत की एक महान शासकों में एक होती। ठीक है, कहा है वहां पे। इतिहासकार मिनहाज का कहना है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसे समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वो प्रशंसनीय गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। समझ गया कि ना? अगला शासक बना बहराम शाह। इल्लोलता ससुराई कोनो काम का नहीं रहा, बहराम शाह कोनो काम का नहीं था। इसके 2 साल तक शासक रहा कौन? बहराम शाह। ये किसी काम का नहीं था, बहराम शाह योग्य शासक नहीं था। ऐबक योग्य था कि नहीं था? चालीसा दल किसने बनवाया था? चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनवाया था। इकता व्यवस्था किसने चालू किया? लाल वस्त्र धारण करने की व्यवस्था इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? रजिया की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बना? बहराम शाह। बहराम शाह योग्य था? बहराम शाह योग्य नहीं था। बहराम शाह के बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह। कौन बना? अलाउद्दीन मसूद। बहराम शाह के बाद अगला शासक अलाउद्दीन। अलाउद्दीन मसूद शाह को हत्या करा दिया गया था। अलाउद्दीन मसूद शाह की क्या करा दी गई? हत्या। अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह, इसकी क्या करा दी गई? हत्या करा दी गई। किसने हत्या कराई थी? बलबन ने। बलबन एक गुलाम था, वो ईरान का रहने वाला था, लेकिन बहुत ही बहादुर योद्धा था, इसलिए उसे रखा गया था अपने दरबार में। लेकिन वो सोचता था कि हमको कैसे भी षड्यंत्र करके चालीसा दल में घुस जाना है, इसलिए हमेशा वो राजा के संपर्क में ही रहता था। उस बहराम शाह तो अयोग्य था। ये कौन हो गया आपको? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह को मरवाने में, हटाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसने किया? किसने किया? बलबन ने किया। किसने किया? बलबन ने। अलाउद्दीन मसूद शाह भी योग्य शासक नहीं था, अब बहराम शाह भी योग्य शासक नहीं था। ये 2 साल शासन किए, ये 4 साल। तो 2 साल ये कब से कब तक? 40 से 42, 40 से 42 और 1240, 1240 से 42। ये समय आपसे नहीं पूछने वाला, आपको पढ़ाने के टाइम पे भले पढ़ा रहे। ये 1242 से 1246, 1246, ये दोनों के दोनों योग्य नहीं थे। आगे बढ़ जाए ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए बलबन ने किसे षड्यंत्र करके मरवा दिया था? किसे?
अलाउद्दीन मसूद। अब अगला शासक है नसीरुद्दीन शाह। कौन आया? नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह। अब ध्यान से समझिएगा, यही नसीरुद्दीन शाह है जिसने बलबन को कहा था कि कुछ भी करके हमको क्या बनाओ, राजा। यानी बलबन ने जो अलाउद्दीन मसूद शाह से षड्यंत्र किया था वो किसके कहने पर? नसीरुद्दीन शाह 20 सालों तक शासक रहा, 1246 से 66 तक शासक। इसने किसे महत्व दिया? बलबन को। बलबन एक्चुअल में ईरान का था, न कि यह तुर्क था। और बलबन जो था वो तुर्क नहीं था। अब याद कीजिए कि चालीसा दल में जो शामिल किया गया था वो किसे शामिल किया? तुर्कों को। पढ़ा दिया था ना, बताइए। चालीसा दल ऐबक ने चालू किया कि इल्तुतमिश? इल्तुतमिश। ये जो था वो गुलाम था, लेकिन नसीरुद्दीन शाह का काफी हेल्प किया था। अतः जैसे नसीरुद्दीन शाह क्या बना? शासक। इसने अपने बलबन नामक गुलाम को किसमें शामिल कर दिया? चालीसा में। बस यही तो चाहता था चालीसा दल में। चालीसा दल में जाते ही इसने चालीसा दल को अंदरूनी रूप से कमजोर करना चालू किया। धीरे धीरे चालीसा दल वालों से कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित करता था और कह देता देखिए ये कमवा करेगा। इस ससुरा अपने कहता था कि इधर ही घोटाला कर दो, और राजा को पहले बता देते देखिएगा अगले महीने इस ससुरा घोटाला करेगा। तो राजा के नजर में धीरे धीरे इसने चालीसा दल को कमजोर करना चालू कर दिया। अतः चालीसा दल में शामिल तो हुआ था यह एक गुलाम के रूप में, जिसका शुरुआत में छोटा सा विरोध हुआ था, लेकिन बलबन योग्य था, इसलिए चालीसा दल वालों ने कहा कि चलो चलेगा, योग्य है। लेकिन धीरे धीरे बलबन अपने षड्यंत्रकारी नीतियों से चालीसा दल को कमजोर करता गया और नसीरुद्दीन शाह को क्या कर दिया? अपने फेवर में ले लिया। और नसीरुद्दीन शाह के मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बन गया? बलबन। अब सोच सकते हैं गुलाम से कहां गया? चालीसा दल। और चालीसा दल से कहां चला गया? शासक। समझ में आ गया कि नहीं? तो राज करना एक अलग बात होती है, उसमें षड्यंत्र रचना पड़ता है, वहां आपको डबल फेस दिखाना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं? चुपचाप सीधा साधा रजिया की तरह रहेंगे कि पूरी दुनिया ऐसे सीधा तो खत्म कहानी हो जाएगा। रजिया मरा गई कि नहीं मरा गई? इसको देख रहे हैं? आगे बढ़े। ये कौन कह रहा है कि टीडीएस ऊपर करो? तो बैंक वाले टीडीएस काट रहे हैं। अरे बाबू आप किसी को पेमेंट किए होंगे तो टीडीएस काट रहे हैं। इससे बचने का उपाय आप पेमेंट मत कीजिए। अजीब हाल है। टीडीएस आपको अपने जेब से थोड़े देना है। अगर हम किसी को लाख रुपए सैलरी देते हैं तो सरकार का कहना है कि टैक्सवा चोरी ना कर ले, इसलिए आप उसको कहिए कि तुम 30% टैक्स के दायरे में आते हो, तुम 30% दे देना, तुम्हारा 10% हम अब ये दे देते हैं टीडीएस, बाकी 20% तुम बाद में दे देना। तो टीडीएस तो जरूरी चीज है, इसको कौन सी बचना चाहता है? आगे बढ़े। बताइए ध्यान से, नसीरुद्दीन शाह का सबसे प्रमुख सलाहकार कौन था? हाँ, क्वेश्चन पूछेगा बलबन की शक्तियां किस राजा के समय बढ़ी थी? नसीरुद्दीन शाह। बलबन ने किसे गद्दी से हटा दिया था? अलाउद्दीन मसूद शाह। नसीरुद्दीन शाह सबसे कम खर्चीला शासक था। गुलाम वंश में सबसे कम खर्चीला। मित मतलब होता है कम, मित मतलब कम, व्यय मतलब खर्चा। सबसे कम खर्चा यानी सबसे मित व्ययी कौन था? नसीरुद्दीन शाह। कौन था? नसीरुद्दीन शाह था सबसे कम खर्चीला। इसने किस गुलाम को चालीसा दल में शामिल किया? किसे शामिल किया? बलबन की शक्तियां किस शासक के समय बढ़ गई? किसके समय बढ़ गई? नसीरुद्दीन शाह के मृत्यु के बाद अगला शासक। बलबन तुर्क था या ईरानी था? बलबन एक ईरानी था। बलबन क्या था? ईरानी था। बलबन। इसका असली नाम पूछता है उलू खान। उलू पूछेगा उलू खान किसे कहा जाता? बलबन। उलू खान किसे कहा जाता? बलबन। इस ससुरा आते चालीसा दल को समाप्त कर दिया। आते किसे समाप्त किया? चालीसा। कहा कि ससुरा उल्टा सीधा सलाह देता है सब, चारों ओर से घेर के दूसरे किसी को आने नहीं देता है सब। तो आते किसे समाप्त किया? कहा कि कोई चालीसा दल नहीं रहेगा, यहाँ शासक सीधे हम रहेंगे। इसने राजा के राजत्व सिद्धांत को लागू किया, मतलब कि राजा ही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ है। राजा का राजत्व सिद्धांत कि राजा ही सब कुछ है। राजा ईश्वर का एक तरह का दूत होता है, उसका प्रतिनिधि करता है पृथ्वी पर। अतः राजा का महत्व बहुत ही बड़ा है। मतलब यह डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा था कि हम ही हैं जो सब कुछ है। निरंकुश। निरंकुश मतलब जिसे रोकने वाला कोई ना, किसी से ससुरा सलाह न लेगा। तो चालीसा दल बनाया किसने? चालीसा दल बनाया। चालीसा दल को खत्म कर दिया। राजा के राजत्व सिद्धांत को। मकबरा निर्माण की पद्धति तो शुद्ध इस्लामिक मकबरा। बलबन कहेगा मकबरा निर्माण की पद्धति शुद्ध इस्लामिक मकबरा। बलबन। चालीसा दल बनाया। इल्तुतमिश खत्म कर दिया। किसने खत्म किया? बलबन। चूंकि ईरानी था, ईरानी परंपरा को लाएगा। अगर मान के चलिए किसी हिंदुस्तानी को जापान का राष्ट्रपति बना देते हैं तो वो नमस्ते चालू हो जाएगा? नहीं चालू हो जाएगा। अब बिहारी को बना दीजिए तो जापानों में लिट्टी चोखा बनने लगेगा, नहीं बन जाएगा जी। आगे बढ़े। तो अब हम लोग को सोचना चाहिए कि लिट्टी चोखा से ऊपर भी आगे बढ़ना चाहिए। समाज बहुत आगे जा चुका है, दुनिया चांद पे चली गई है। अभी भी हम लोग को कहने के लिए लिट्टी चोखा गमछा यही सब नहीं, अब हम लोग को भी आगे जाना चाहिए। रियल में देखेंगे तो बिहार के लोग अपने पूर्वजों के एहसान को लेकर अभी भी ढो रहे हैं। इधर विगत 10-20 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ नया नहीं दिया, जबकि हमारे पूर्वजों को देखिएगा देश को बहुत कुछ दिया था। आगे बढ़े। ये कौन कर रहा है? प्लीज हेल्प। कौन चीज हम तुम्हारा मतलब पढ़ाना छोड़ के बोलेगा हाँ बाबू बताओ क्या दिक्कत है? क्या मंगल ग्रह पे फंस गए हो? हाँ चलो ध्यान देते। चालीसा दल समाप्त किया। ईरानी परंपरा को लागू किया। ईरान का एक त्योहार है नवरातन की तरह नौरोज। अरे नौरोज रोज मतलब रोज का मतलब दिन नहीं बोलते, कै रोज से भूखा है मतलब कै दिन से भूखा है। समझ में आ गया? रोज मतलब होता है दिन। और अंग्रेजी वाला रोज गुलाम नहीं, नहीं कहते रोज रोज लेट आता है। कौन सी भाषा है? ईरानी पर। कौन सा? ईरानी। तो रोज का मतलब गुलाम नहीं। तो 9 दिन तक जो त्योहार मनाया जाता था उसे क्या कहा गया? नौरोज।
तो नौरोज का त्योहार किसने चालू किया? सजदा की व्यवस्था बलबन। सजदा मतलब इसे झुक के, हालांकि इस्लाम में सजदा बैन है, आप किसी भी व्यक्ति का सजदा नहीं कर सकते। इस्लामिक परंपरा के हिसाब से अल्लाह के सिवा किसी का सजदा नहीं कर सकते, बट ईरानी परंपरा के हिसाब से इज्जत देने के लिए से झुका जा सकता है। पैबोस पद्धति मतलब पैर को चूमने का, ये व्यवस्था तो बहुत पहले से चलती आ रही है। हिंदुज्म में या हिंदू धर्म में देखिएगा पैर को छू के प्रणाम किया जाता है, इस्लामिक परंपरा के हिसाब से पैर को चूमा जाता है। तो दोनों मतलब एक ही है, इज्जत देना है। बाकी इसमें कोई प्रणाम का मतलब क्या है? इज्जत देना है। हम थोड़ा मतलब कौन सा मतलब एक इज्जत देने की परंपरा, वही ईरानी परंपरा या इस्लामिक परंपरा में पैर को और हाथ को क्या होता है? चूमने के लिए, चूमने की व्यवस्था, तो उसमें माथे से लगाया जाता है। तो इसने सजदा और पैबोस पद्धति चालू कर दिया। नौरोज त्योहार क्या हो गया? चालू हो गया। नौरोज त्योहार क्या हो गया? चालू हो गया। शुद्ध इस्लामिक मकबरा बनना चालू हो गया। चालीसा दल को समाप्त कर दिया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे इसने राजा के किस सिद्धांत को लागू किया? राजा तो सिद्धांत, और इसने सबसे खतरनाक जो सिद्धांत लागू किया, रक्त और लौह की नीति। कहा कि राजा जो कह रहा है बाबू मान लो, नहीं तो तुम्हारे पास खून है, हमारे पास लोहे की तलवार है, ये दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा रक्त और लौह की नीति। काट देंगे मुड़िए, शांत हो जाओगे। तो रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति किसने चालू किया? बलबन ने चालू किया था। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। इसके दरबार में बहुत प्रमुख कवि रहते थे, नाम था उनका अमीर खुसरो। क्या जी? हाँ, सितार तबला के उन्होंने ही भारत में क्या किया था? प्रारंभ किया था। बोलिए बबनी। व्यापारी था? नहीं बट जी, नसीरुद्दीन साहब व्यापारी नहीं था, वो बहुत ही कम खर्चीला था। वो जीवन यापन करने के लिए टोपी सिलता था, तो व्यापारी नहीं था, टोपिया सिल के बेचता था। उससे जो पैसे आते थे ना, उससे वो अपना पर्सनल खर्चा करता था। बाकी चीजों का खर्चा वो राजा के मतलब सरकारी खर्च से करता था। जैसे कहीं जाना है तो राजा के अपने काम से जाएगा, देश के काम से जाएगा तो सरकारी खर्च का। लेकिन अगर अपने लिए कपड़ा खरीदना था तो वही टोपी सिलता था, और उसी से जो पैसा आता था उसी से क्या होता था? अपना व्यापार। देखिए, आपको ये लगेगा कि टोपी सी के कितना पैसा मिलेगा। अब एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी को रुमाल सी के देंगे तो रुमाल 25 रुपए का बिकेगा, और महंगा बिकेगा यहाँ पर। समझ में नहीं? तो ये कहने के लिए बिकता था महंगा, और अपना खर्चा क्या होता था? चला ही लेता था। यहाँ पर रुमाल सिए जा रहे हैं। एक बात बता रहा है, लिए सिएंगे? आज के समय में सारी व्यवस्था खत्म हो गई। अब विदेश जाते हैं लोग, तो हमारी प्रधानमंत्री विदेश जाएंगे तो विदेश जाते हैं लोग सरकारी खर्च पे न जाते हैं। कौन नेता अपने पैसा लगाता है? तो आया है पैसा लगाया है, चुनाव में तो निकालेगा नहीं। मुखिया से लेके गांव, मुखिया से नीचे होता है वार्ड मेंबर से लेके और प्रधानमंत्री तक इन्वेस्टमेंट है तो रिटर्न चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें एक और चीज होना चाहिए। आप देखिएगा, देश दो लोगों के हाथ में बड़ी ज्यादा चल जाता है, एक धार्मिक लोगों के हाथ में और एक नेताओं के हाथ में। अब दोनों लोगों को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना, तो इनके इनकम का भी मेन सोर्स यही है। तो सबसे पहले अगर आप इन लोगों को बोल नहीं सकते, घेर लेगा आपको चारों ओर से, मतलब कह गए गलत है। यहाँ पर नेता उसी को होना चाहिए जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, मतलब उसको अच्छा से इनकम रहे ठीक ठाक। अब मान के चलिए कोई ठीक ठाक इनकम वाला आदमी है, अगर आप वार्ड सदस्य बना दीजिएगा तो काली लूटने जाएगा नल दल योजना का टोटी आपसे, ना लूटेगा। लेकिन वो जो भूखड़ अपने है तो लूट लिया, टोटिया लूट के लेकर चल जाएगा। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लूटने लगेगा। अब एक सिंपल सा बात बताते हैं, कोई ठीक ठाक संपन्न घर का आदमी है, उसको अगर आप दे दीजिएगा कि नाली का ठेका दे दो, उस पर काय को नाली का ईंटा चोरी करेगा? बढ़िया बनाएगा यहाँ पे। तो नेताएं अपने पासे पे स्वतंत्र नहीं होते, इसलिए जहां मन मिलता है वहां लूट लेता है। यही हाल हो जाता है कि इसमें धार्मिक क्षेत्र आप दीजिएगा पैसा, इतनी काम करा दीजिएगा, आधा ले गया वो अपने जेब में, क्योंकि पैसे से स्वतंत्र नहीं है। तो नसीरुद्दीन व्यापारी नहीं था, बल्कि वो क्या करता था? टोपी सिलता था पर्सनल खर्चा के लिए। आगे बढ़ जाए। बलबन का नाम क्या था? उल्लू खान। बलबन का नाम। आगे बढ़ जाए। चालीसा दल प्रारंभ किया, समाप्त किया। किसने समाप्त किया? बलबन ने क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ जाए ना। बलबन के दरबार में प्रमुख कवि अमीर खुसरो। कहते अमीर खुसरो को कोई मतलब नहीं था, वो तो अपना कवि आई सब वाला काम करते थे, बहुत प्रमुख थे। उनको क्या मतलब है कौन राजा आया कौन ना राजा चल गया? अमीर खुसरो जो थे, दिल्ली सल्तनत में कितना राजा आया सब चले गए थे, बलबन से लेके आखिरी तक आप देखते चलिएगा कहां कहां तक थे। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं? आ गया कौन? अमीर खुसरो। आगे बढ़े। भारत का तो तोताई हिंद, उन्होंने उस समय का बहुत सारे गजल वजल को लिखा था, लेखक थे, इसलिए उन्हें क्या कहा? तोताई। बताइए, अपने भारतीय दरबार में ईरानी अर्थात फारसी पद्धति को किसने चालू किया? हाँ, बलबन का नाम, बलबन की उपाधि कौन दी? उलू खान। कौन था? उलू। अरे नसरुद्दीन कहा था? उलू खान। कौन था? उलू खान। कौन सी उपाधि? उलू खान। नसरुद्दीन महमूद बलबन ने तो अपना नाम बड़ करने के लिए कर देता है। राजा जब शासन बने आगे 4 को इतना नाम जोड़ लेगा, नाम तो इसका बलबन था। समझ में आ गया? उपाधि कौन थी? उलू खान। सजदा एवं पैबोस पद्धति कहाँ की परंपरा थी? नौरोज। राजा के राजा तो सिद्धांत को लागू किया, रक्त लौ की नीति दिया। जिले इलाही कहा जाता था बलबन, जिले इलाही सर्वशक्तिमान, मतलब जिले इलाही मतलब समझ रहे ना, बहुत पावरफुल जिले इलाही। बलबन ने खुद को नाइब खुदा मतलब खुदा का प्रतिनिधित्व बनाया था, इसी को कहा जाता है राजा के राजत्व के सिद्धांत। पहली बार इमारतों में मौजूदा शाही मेहराब बलबन के समय में मकबरा से चालू हुआ। मेहराब समझते हैं? गोल गुंबद किसके समय से चालू हुआ? बलबन। आप देखिए ताजमहल में भी ऊपर क्या ऐसे गोल, हुमायूं के मकबरा में ऊपर गोल। तो मेहराब की व्यवस्था पहली बार बलबन। मकबरा पहली बार इल्तुतमिश में। शुद्ध इस्लामिक मकबरा, शुद्ध इस्लामिक मकबरा बलबन में। पीडीएफ नहीं मिला है आप लोग को? पीडीएफ नहीं किया जी?
चला गया है पीडीएफ, आप देखो बाबू पीडीएफ, पीडीएफ का हम अपने लिए छपवाते हैं जो पूछता है। पीडीएफ आप निकाल लीजिए, रात में ही आप लोग को पहले ही निकाल लेना चाहिए। सैन्य विभाग का गठन किया था दीवाने अर्ज। देखिए दिल्ली सल्तनत मुगल सल्तनत, अर्ज का मतलब होता है सैनिक, तो दीवाने अर्ज जब भी आएगा तो क्या होगा, सैनिक। दीवान का मतलब होता है मंत्रालय, दीवाने अर्ज सैन्य मंत्रालय। किसने गठित किया था, बलबन ने। किसने नहीं किया, बलबन ने। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसकी हत्या कर दी गई थी, किसकी, बलबन की। 1286 में फिरोज शाह ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, जिसके कारण जलालुद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। फिरोज शाह ने इसकी क्या की थी, हत्या। डायरेक्ट नहीं किया था बल्कि हत्या को कराया गया था। दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। जैसे बलबन जो था शुरुआत में तो एक गुलाम था, बलबन क्या था, शुरुआत में एक गुलाम था, और धीरे से ही अपना जगह किसमें बनवाया, चालीसा दल के बाद फिर ये राजा का भरोसा जीता और धीरे धीरे खुद को शक्तिशाली बना लिया। सेम उसी तरह फिरोज शाह तुगलक, जिसे क्या कहा, जलालुद्दीन फिरोज शाह। तो फिरोज शाह भी एक नॉर्मल सिपाही था, वो धीरे से क्या हुआ, सेना में भर्ती हुआ। षड्यंत्र रचते रचते मरवा दिया किसको, बलबन को। किसे मरवा दिया, बलबन को। ट्यूमर्स आए उनको भी मरवा दिया। तो धीरे धीरे जो भी शासक आए उनको क्या कर दिया, मरवा दिया। तो 1286 में किसे मरवा दिया, बलबन को। ट्यूमर्स हैं उनको मरवा दिया। इसके बाद कोई शासक योग्य बचा नहीं, मरवा उरवाने के बाद, और खुद सेना था, संभाल लिया सेना का पद। और 1290 में कहा कि भाई यहाँ पे कोई भी योग्य शासक बचा ही नहीं, बलबन योग्य थे, मरा गए। ट्यूमर्स, कैकुबाद, ये लोग जो थे योग्य शासक थे नहीं। अब ऐसे में आप देखेंगे 4 सालों में 2 शासक बदल गए, इसका मतलब योग्य नहीं थे। 1290 आया तो फिरोज शाह तुगलक जो जलालुद्दीन फिरोज शाह कहा कि भाई ये इस वंश में अब उतना कोई योग्य बचा नहीं है। और रियलिटी में भी देखिएगा अब इस वंश में कोई खानदानी इंसान बचा नहीं। खानदान का भी असर पड़ता है। ऐबक का खानदान अलग, इल्तुतमिश का खानदान अलग, अब बलबन का अलग। यहाँ ऐबक का खानदान देखिएगा तो अलग था, और ये तो शमसी या इलबरी में चला गया। और ये तो बलबन एक गुलाम था ईरान का, तो इसका वंश अलग था, इसके खानदान वाले बचे नहीं। इसका वंश अलग, इसके खानदान वाले बचे नहीं। ऐसा पूरा ईरान से चला है, एकदम ब्रांड न्यू, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका कोई बचा नहीं। तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है ना, वो क्या हो चुका था, खत्म। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। लास्ट में जो सेना था जलालुद्दीन फिरोज शाह, उसी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कर रहे। गुलाम वंश हो गया। अब इसके बाद कौन, गुलाम वंश के बाद कौन आएगा, खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, क्या वो डायरेक्ट राजा था, एक नॉर्मल सिपाही था। सबसे पहले रास्ते से किसे हटाया, ट्यूमर्स और कैकुबाद को क्या कर दिया, हटा दिया। और 1240 में कंप्लीटली समाप्त कर दिया किसका, गुलाम वंश का। और कहा कि आज के बाद पूरी बागडोर किसके हाथ में रहेगी, मेरे हाथ। तो बात समझिए, ऐबक के बाद पूरा बागडोर किसके हाथ में है, इल्तुतमिश के बाद धीरे धीरे करके रजिया में गया। रजिया के बाद कोई योग्य आया नहीं, किसके पास आया, बल। इन सब ने जब भी शासन किया ना, तो अपने आप को गुलाम वंश का ही शासक कहा। यह एक नॉर्मल सत्ता परिवर्तन थी जो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के पास गई थी। लेकिन अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो था, उसने खुद को शासक बनने के साथ साथ एक नए वंश का भी क्या कर दिया, नींव डाल दिया। कहा कि हमारा वंश कौन सा रहेगा, खिलजी वंश। हमारा वंश क्या रहेगा, खिलजी रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो बताइए खिलजी वंश की शुरुआत किसने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किसने किया, जलालुद्दीन। क्या खिलजी अलग था या नॉर्मल सत्ता परिवर्तन, नॉर्मल। बशर्ते उसने क्या नाम रख दिया, खिलजी वंश। अगर नाम नहीं रखा तो उसको भी हम लोग किसमें पढ़ रहे होते, गुलाम वंश। जैसे बलबन को पढ़े ना, रजिया को पढ़े, इल्तुतमिश को पढ़े, वैसे ही हम लोग किसको पढ़ते, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, उसने क्या कर दिया, अपना अलग एक वंश स्थापित कर दिया। कहा कि इस वंश के संस्थापक कौन रहेंगे, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ वंश परिवर्तन भी हो गया। और यहाँ पे क्या हो रहा था, केवल सत्ता परिवर्तन, और यहाँ क्या हो गया, वंश परिवर्तन। अभी इस वंश के बारे में क्लास कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।